हेलो क्लास। लास्ट क्लास में हमने न्यूक्लियर फिजन के बारे में पढ़ा था एंड न्यूक्लियर फिजन के हमने 3 डिफरेंट टाइप्स को समझा था, स्पॉन्टेनियस, प्रॉम्प्ट एंड डिलेड। आज की क्लास में हम न्यूक्लियर फिजन से निकलने वाली एनर्जीज के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर फिजन एंड सबसे पहले समझते हैं एनर्जी एंड एनर्जी की जो डिफरेंट यूनिट्स होती है उसके बारे में। तो एनर्जी अगर जनरली बात करी जाए तो नापी जाती है जूल में, ठीक है। एंड जूल को ऐसे लिखते हैं कैपिटल जे, या फिर इसका पूरा नाम लिख देते हैं JOULE, ठीक है। तो एनर्जी को जनरली जूल में नापा जाता है। ये हमारी स्टैंडर्ड यूनिट होती है एनर्जी को नापने की। लेकिन आपने एनर्जी की दूसरी यूनिट्स भी देखी होगी, जैसे कि खाने की अगर बात की जाए तो एनर्जी को नापा जाता है इन टर्म्स ऑफ कैलोरी। ऐसे ही साइंटिफिक लैंग्वेज में एनर्जीज की और भी यूनिट होती है। तो आज हम 2 सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। एक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक है MEV। ओके, EV इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 EV क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, अगर हम 1 वोल्ट की एनर्जी दे दें, 1 वोल्ट पोटेंशियल से उसको मूव कराएं, तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। एंड 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे शॉर्ट में MEV भी लिख जाते हैं, तो मेगा का मतलब होता है 10⁻6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। तो 1 MEV 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल के बराबर होती है। ये इसका करेक्ट आंसर है। 1 EV एंड 1 MEV के बीच में ये रिलेशन है। तो एनर्जी को न्यूक्लियर रिएक्शन में EV या MEV की टर्म्स में नापा जाता है। जैसे कि खाने के लिए एनर्जी को कैलोरीज में नापा जाता है, दूसरे वर्क्स के लिए एनर्जी को जूल में नापा जाता है। ऐसी न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जीज को MEVs या EV में नापा जाता है और ये उसका जूल के साथ रिलेशन है। अब हम आगे चलते हैं। एनर्जी रिलीज्ड बाय फिजन रिएक्शन। अब हम फिजन रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसके बारे में बात करेंगे। एनर्जी रिलीज्ड इन अ फिजन रिएक्शन can be calculated by comparing the masses of nuclear which undergoes fission together with the projectile used cause the fission and the mass of fission product। हमेशा याद रखना, किसी भी एक रिएक्शन में टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। तो जितनी एनर्जी इस साइड होगी, रिएक्टेंट साइड होगी, उतनी ही एनर्जी प्रोडक्ट साइड होनी चाहिए। लेकिन जब कोई रिएक्शन हो रही होगी तो आप देखोगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी सेम नहीं होती है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा रिलीज हो रही होती है। तो हम रिएक्टेंट के मास से उसकी एनर्जी निकाल देंगे, हम प्रोडक्ट की मास से उसकी एनर्जी निकाल देंगे एंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मासेस की एनर्जी को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एक एनर्जी का अमाउंट मिलेगा एंड वही एनर्जी उस रिएक्शन में निकली हुई एनर्जी के बराबर होगा। तो यहाँ पर वही बात एक्सप्लेन करी गई है कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? एनर्जी रिलीज्ड। जो एनर्जी किसी रिएक्शन में रिलीज हुई होगी ये उसके इक्वल होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। कंसीडर फिजन। हम एक यूरेनियम एटम का फिजन को कंसीडर कर रहे हैं। टेक प्लेस व्हेन इट बॉम्बार्ड विद द लो एनर्जी न्यूट्रॉन, ठीक है, जिसे बॉम्बार्ड किया गया है एक लो एनर्जी न्यूट्रॉन से। उस न्यूट्रॉन की एनर्जी अराउंड 0.25 EV के बराबर है। वेलोसिटी ऑफ सच न्यूट्रॉन इज 2200 मीटर पर सेकेंड। बट उस न्यूट्रॉन की हमें वेलोसिटी दे दी है, उसकी स्पीड दे दी गई है कि 2200 मीटर पर सेकेंड है, विच इज अबाउट 10 टाइम्स दैट ऑफ मॉडर्न जेट प्लेन्स। एक बहुत तेज चलने वाले जेट प्लेन की भी जो एनर्जी
स्पीड होती है वो अराउंड 200 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये न्यूट्रॉन की जो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा तेज है, अराउंड 10 टाइम्स ज़्यादा है एक जेट प्लेन की स्पीड से। देयर आर मैनी फिजन रिएक्शन पॉसिबल। तो जैसे कि मैंने बताया, यूरेनियम में जब हम न्यूट्रॉन के बम्बार्ड कराते हैं तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हमें मिल सकते हैं, तो बहुत सारी रिएक्शन हो सकती है। तो हम कंसीडर कर देते हैं मोब्लियम एंड लैंथेनम वाली रिएक्शन को। ठीक है, तो ये रही उसकी इक्वेशन। ये यूरेनियम है, उसमें एक न्यूट्रॉन हमने डाला एंड न्यूट्रॉन से हमें एक मोब्लियम, एक लैक्टिनम और 2 न्यूट्रॉन प्लस बहुत सारी एनर्जी मिली। ये एक न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारी रिएक्शन थी। मास ऑफ यूरेनियम 235 होती है। मास ऑफ न्यूट्रॉन ये सब हमें गिवन होगा। इनिशियल मास ऑफ द सिस्टम, इस साइड का मास टोटल कितना हो जाएगा, इन दोनों मास को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इनिशियल मास ऑफ द सिस्टम हमें निकल जाएगा। अब फाइनल मास ऑफ द सिस्टम क्या होगा, ये मास न्यूट्रॉन का मास, हम तीनों को ऐड करेंगे। तो फाइनल मास ऑफ द सिस्टम क्या हुआ, हमने तीनों को ऐड कर दिया, तीनों के मासेस को हमने ऐड किया तो हमें फाइनल मास ऑफ द सिस्टम हमें मिल गया। अब हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड के मास को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड उसको 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 931 से मल्टीप्लाई करते ही मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, दोनों साइड को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने से हमें 0.214 मिला, उसको 931 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें एनर्जी मिल गई। तो उस रिएक्शन में यूरेनियम से जब मोब्लियम एंड लैक्टिनम बन रहा होगा तो उससे हमें ये एनर्जी मिलती है। 199.22 MeV एनर्जी हमें उस रिएक्शन से निकल रही है। तो हमने चेक कर लिया कि कैसे हम चेक कर पाएंगे कि एक रिएक्शन से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। एंड ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया कि वही सेम रिएक्शन ली हमने, बट इस बार बेरियम एंड क्रिप्टन नाम के एटम्स में यूरेनियम एटम टूट गया है। ये उसकी रिएक्शन है। अगेन हमें ये एनर्जी बतानी है कि ये एनर्जी कितनी होगी। तो अगेन हम क्या करेंगे, इस वाली साइड के मास को इस मास को ऐड करेंगे, इस वाले साइड के सारे मास को ऐड करेंगे एंड देन उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मास निकल जाएगा। मास को हम 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एनर्जी मिल जाएगी MeV की टर्म्स में। तो अगेन इसको सॉल्व करते हैं। ये रहा इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने इनिशियल मास को कैलकुलेट किया, ये इनिशियल मास है, इस वाली साइड रिएक्टेंट साइड कितना मास होना चाहिए। फिर हमने फाइनल मास को कैलकुलेट किया कि राइट हैंड साइड कितना मास होना चाहिए। दोनों मास का डिफरेंस निकाला एंड वो आया 0.2134 AMU एंड इन दोनों मासेस को हमने 931 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे क्या हो गई, हमारे को एनर्जी आ गई, एनर्जी मिल गई। अब हमें कैलकुलेट करना है एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम 1 kg ऑफ 235 यूरेनियम 92। इससे कितनी एनर्जी निकल, 1 kg ऑफ उससे कितनी एनर्जी निकल रही है। तो हम सब जानते हैं कि 235 ग्राम ऑफ यूरेनियम में इतने एटम्स होंगे। तो 1 किलो में कितने एटम्स होंगे, इस नंबर को उसके मास से डिवाइड कर दो और 1 किलो से मल्टीप्लाई कर दो तो उतने एटम्स होंगे। अब इसका बस हमने कैलकुलेशन कर दिया, हमें नंबर ऑफ एटम्स मिल गए। If one atom release 200 MeV of energy, then energy released by 1 kg of uranium is 235.36 into 10 raised to the power 23 MeV। तो इतना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम को बर्न करने से। बट अगर हम कैलकुलेशन करें और फाइंड आउट करें कि इतनी एनर्जी कितने कोयल को बर्न करने से मिलेगी, तो हमें पता चलता है कि 2500 टन कोल को हमें बर्न करना होगा ताकि हमें
1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम के बराबर एनर्जी मिल सके। तो आप देख सकते हो कि न्यूक्लियर रिएक्शन से कितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन के क्या-क्या प्रोसेस होते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर एक मॉडल तैयार किया जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ओके, द लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ द न्यूक्लियर वाज एक्सप्लेन्ड। किस किसने एक्सप्लेन किया था? फ्रैंकनेल, बोहर एंड जॉन व्हीलर नाम के 3 साइंटिस्ट थे। इन तीनों लोगों ने क्या किया, न्यूक्लियर रिएक्शन को अच्छे से स्टडी करा एंड देन फिर उनने समझा कि न्यूक्लियर के अंदर क्या हो रहा होगा कि न्यूक्लियस ऐसे टूट जा रहा है एंड इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू लिक्विड ड्रॉप मॉडल, तो अब हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल को पढ़ते हैं। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस इज said that it's just the same way that the drop of water। तो न्यूक्लियस को कंपेयर किया गया है एक वाटर के ड्रॉप से, ड्रॉप ऑफ वाटर से कंपेयर कर दिया गया है। अगर आप ड्रॉप ऑफ वाटर में ऊपर से कोई और ड्रॉप डाले तो क्या हो जाएगा, ये ड्रॉप टूट जाएगी और 2 डिफरेंट ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में भी तो यही हो रहा है। हमारा न्यूक्लियस है, उसमें हमने जैसे ही न्यूट्रॉन डाला वो 2 न्यूक्लियस में स्प्लिट हो गया। तो यही बताया गया है कि वाटर की एक ड्रॉपलेट आपने ली, उसमें एक दूसरी ड्रॉप अगर आप डाल दोगे तो वो वाटर ड्रॉपलेट बहुत सारे डिफरेंट वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी एंड न्यूक्लियर रिएक्शन में भी यही हो रहा है। इन दिस मॉडल द यूरेनियम न्यूक्लियस इज ट्रीट लाइक अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड। यूरेनियम के न्यूक्लियस को एक लिक्विड के ड्रॉप की तरह ट्रीट किया गया विच इज नॉट कंप्रेसिबल, जिसे कंप्रेस नहीं किया जा सकते एंड यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसको एक पानी की बूंद की तरह कंसीडर किया गया जिसको कंप्रेस नहीं कर सकते और इसका टोटल चार्ज प्लस होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो आउटर साइड को एक स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन की तरह। इट इज इमेजिन दैट स्ट्रेचेबल स्किन लाइक मेम्ब्रेन जो है वो उसके आउटसाइड में प्रेजेंट है, सराउंड्स द ड्रॉप ऑफ द न्यूक्लियस एंड होल्ड ऑल द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर इनसाइड द बॉडी। तो न्यूक्लियस के अंदर हम जैसा कि जानते हैं बहुत सारे अमाउंट में प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रॉन, ठीक है, ये न्यूट्रॉन हम कह देते हैं और इसको प्रोटॉन कह दे रहे हैं हम। तो ये एक नॉर्मल न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस को समझो इस तरीके से कि पानी की बूंद है एंड न्यूक्लियस की आउटर साइड में समझ लो कि एक स्ट्रेचेबल मटेरियल है। और इस मटेरियल के अंदर ही सारे के सारे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं एंड पूरा का पूरा जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। इन द स्टेबल स्टेज द यूरेनियम न्यूक्लियस इज लाइक वाटर ड्रॉप एंड इज स्फेरिकल इन शेप। जब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हो रही होती है तो जो यूरेनियम का एटम का जो न्यूक्लिया है उसको कंसीडर किया जाता है कि वो स्पेयर की तरह है, एक बॉल की तरह है, पृथ्वी की तरह है, बिल्कुल स्पेरिकल शेप का। ओके, द न्यूक्लियर फिजन ऑफ यूरेनियम आइसोटोप by means of a slow moving neutron can explain diagrammatically as follows। अब हम आपको एक डायग्राम दिखाएंगे जिसकी वजह से आपको न्यूक्लियर रिएक्शन और समझ में आएगी। तो ये रहा वो डायग्राम, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज है यूनिफॉर्मली, बिकॉज अभी इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करी गई है, ये स्पेरिकल शेप का है। एंड एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इसके पास आ रहा है। जैसे ही स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इसके पास आया वो न्यूट्रॉन इसके अंदर चला गया
और क्या होने लगा, ये न्यूक्लियस इस तरीके से स्ट्रेच्ड होने लगा। और इसका स्ट्रेच इतना ज्यादा इंक्रीज होने लगा कि इसका शेप कुछ ऐसा बन गया एंड ये 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई में टूट गया एंड यहाँ के जो बाय प्रोडक्ट थे वो दूसरे दूसरे न्यूट्रॉन्स बन के निकल गए। तो ये न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन है। आई होप इस डायग्राम से आपको न्यूक्लियर फिजन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे टेक प्लेस हो रहा है। हमने यूरेनियम का एटम लिया, उसमें हम उसके पास हमने स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को भेज दिया। ठीक है, जो न्यूक्लियस है, क्योंकि पहले उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करी गई थी तो वो स्पेरिकल शेप का था, बट जैसे ही वो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के पास आया, न्यूक्लियस ने उसको अपने अंदर ले लिया एंड न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल हो गया एंड वो स्ट्रेच होना शुरू हो गया। धीरे धीरे वो इतना ज्यादा स्ट्रेच हो गया कि वो 2 डिफरेंट न्यूक्लियस में टूट गए एंड बहुत सारे न्यूट्रॉन उसमें से बाहर निकल जाते हैं। तो ये न्यूक्लियर फिजन का डायग्राम है। आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब इस डायग्राम को डिटेल में समझते हैं। तो यूरेनियम न्यूक्लियस पहले स्पेरिकल शेप का होता था। इन दिस स्पेरिकल न्यूक्लियस द न्यूक्लियर पार्टिकल लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर वेरी क्लोज टुगेदर। इस जो न्यूक्लियस था, इसके अंदर जो मैंने डायग्राम बनाया था, उसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे ही स्ट्रक्चर पूरे के पूरे न्यूक्लियस में कवर होता है, बहुत ज्यादा ही पास पास होते हैं। और किस वजह से पास पास होते हैं? बिकॉज एक न्यूक्लियर फोर्स लग रही होती है जो इनको पास पास रखते हैं, बिकॉज ऑफ विच द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन आर वेरी डेलिकेटली बैलेंस्ड। आप जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को दूर भेजते हैं एंड पॉजिटिव और कोई भी चार्ज अगर नहीं हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। न्यूक्लियस में खाली पॉजिटिव एंड 0 चार्ज है एंड खाली पॉजिटिव और 0 चार्ज होने के बाद भी न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत ज्यादा ही स्टेबल होता है, बिकॉज उसके अंदर एक फोर्स होती है जो इस चीज को कंबाइन करके रखती है। उसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, जो न्यूक्लियस को कंबाइन करके रखती है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो काफी बैलेंस्ड होता है। नाउ व्हेन स्लो मूविंग न्यूट्रॉन अट्रैक्ट यूरेनियम, जब यूरेनियम के न्यूक्लियस के पास एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आ रहा होता है, तो वो क्या करता है, वो इस बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है। न्यूक्लियस के अंदर एंटर करते ही पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर की क्वांटिटी बैलेंस्ड थी। अब जैसे ही एक न्यूट्रॉन एंटर कर गया तो न्यूट्रॉन का अमाउंट ज्यादा हो गया, प्रोटॉन का अमाउंट कम हो गया, तो जो बैलेंस बना हुआ था उसको वो डिस्टर्ब कर देता है, डिस्टर्ब द बैलेंस। The energy of neutron is transferred to the nucleons, and by gaining this energy, the neutrons start oscillating more and more. अब because ये न्यूट्रॉन चल रहा था तो इसके पास एनर्जी थी। जैसे ही वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर गया तो उसकी एनर्जी क्या होती है, ये दूसरे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एब्सॉर्ब कर लेते हैं एंड इस एब्सॉर्प्शन की वजह से इनके पास एनर्जी आ जाती है एंड ये जो होते हैं ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं, अपनी जगह पे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देते हैं। ड्यू टू इंक्रीज्ड ऑसिलेशन इन न्यूक्लियर पार्टिकल, द स्किन लाइक आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस गेट स्ट्रेच्ड। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती थी न्यूक्लियस की, वो क्या होने लग जा रही है, स्ट्रेच होने लग जाती है और खिंचना शुरू हो जाती है। तो ये लिखा हुआ स्ट्रेच एंड गेट्स इलांगेटेड एंड एक वेस्ट डेवलप होने शुरू हो जाती है, स्पेयर नहीं बच जाता, अभी खींचने लग जाता है, इलोंगेट होने लग जाती है और एक वेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। When the nucleus get elongated, then the distance between nuclear particle
इंक्रीज। जब ये इलांगेटेड होना शुरू हो जाता है तो ये जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स है उनके बीच का सेपरेशन भी क्या होने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है। This increased interparticle distance weakens the nuclear force of attraction so that the electrostatic force of repulsion become more dominating. पहले ये न्यूक्लियस एक साथ क्यों जुड़े हुए थे? क्योंकि एक फोर्स थी जो इन सबको इकट्ठा रखती थी। अब जैसे जैसे ये दूर होने लगे तो यहाँ का एक पॉजिटिव चार्ज का एरिया ज्यादा बन गया और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज का एरिया ज्यादा बन गया। और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स जो जिसकी वजह से जुड़े हुए थे अब वो इतनी इफेक्टिव नहीं रह गई है। अब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स लगने लगी है जिसकी वजह से ये दूर होना शुरू कर देते हैं। ड्यू टू इंक्रीज्ड रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन एक नेक डेवलप होने लग जाती है या एक वेस्ट डेवलप होना यहाँ पर शुरू हो जाती है, जैसा कि हमने डायग्राम में दिखाया था। द फॉर्मेशन ऑफ नेक डिक्रीज द न्यूक्लियर फोर्स फर्दर। ये जो नेक या वेस्ट बन रही होती है न्यूक्लियर फोर्स को और ज्यादा डिक्रीज करती जाती है एंड फिर क्या हो जाता है, अल्टीमेटली लीड्स टू ब्रेकिंग अप। अल्टीमेटली ये दोनों के दोनों जो न्यूक्लियर फॉर्म होते हैं ये ब्रेकअप हो जाते हैं एंड दो डिफरेंट छोटे छोटे न्यूक्लियाई कन्वर्ट हो जाते हैं, बेरियम एंड क्रिप्टॉन। ठीक है, और इसके साथ 3 न्यूट्रॉन और बाहर निकल जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि एक न्यूट्रॉन यूरेनियम में गया एंड उससे क्रिप्टॉन, बेरियम एंड 3 डिफरेंट न्यूट्रॉन्स टूट गए। अब ये 3 डिफरेंट न्यूट्रॉन किसी और यूरेनियम के अंदर जाएंगे। ठीक है, उससे 3 डिफरेंट और न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। फिर ये जो 3 डिफरेंट न्यूट्रॉन्स इनसे निकले वो किसी और यूरेनियम में जाएंगे। ठीक है, एंड और न्यूट्रॉन्स निकलने लग जाएंगे। तो एक बार ये रिएक्शन अगर स्टार्ट हो गई तो ये रिएक्शन कंटिन्यूअसली होती जाएगी, खत्म नहीं हो सकती। और इसी टाइप के रिएक्शन को जो कंटिन्यूअसली चलती जाती है ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है चेन रिएक्शन। तो ये है डेफिनेशन ऑफ द चेन रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच पार्टिकल इनिशिएट द रिएक्शन इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। जिस पार्टिकल ने रिएक्शन स्टार्ट किया है वही पार्टिकल्स रिएक्शन के बाद निकल रहे हैं एंड वही दूसरे पार्टिकल्स फिर से रिएक्शन को स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है चेन रिएक्शन। Once started, a chain reaction will go on propagating by itself. एक बार अगर चेन रिएक्शन को स्टार्ट कर दिया तो वो अपने आप ही चलना शुरू हो जाती है जब तक कि सारा का सारा रॉ मटेरियल, इस केस में जो रॉ मटेरियल है वो है यूरेनियम, खत्म ना हो जाए। जब तक यूरेनियम एक कंटेनर के अंदर, मान लो आपने 1 किलो यूरेनियम ले लिया और आपने 1 यूरेनियम के साथ रिएक्शन कर दी, तो ये रिएक्शन तब तक चलती जाएगी जब तक कि इस कंटेनर के सारे यूरेनियम खत्म ना हो जाए। एंड जैसा कि आप जानते हो कि 1 किलो ऑफ यूरेनियम से उतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है जितनी अराउंड 2500 टन कोयल को जलाने से प्रोड्यूस होती है। तो इस रिएक्शन से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि वर्ल्ड वॉर के टाइम न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने में यूज में करी गई थी। The fission of uranium-235 by mean of slow-moving neutron is a chain reaction. न्यूक्लियर 235 का एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के साथ रिएक्ट करा के रिएक्शन शुरू करवा देना एक चेन रिएक्शन है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रॉन अब प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे और वो दूसरे यूरेनियम को भी स्टार्ट करते जाएंगे। तो क्या होगा, यूरेनियम से न्यूट्रॉन निकलते जाएंगे एंड यूरेनियम क्रिप्टन एंड बेरियम में टूटते जाएंगे एंड बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होगी। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लिबरेटेड इन ईच स्टेप। The chain reaction taking place during fission of uranium can be represented more clearly in a help of diagram. अब हम डायग्राम से देखते हैं चेन रिएक्शन को। और ये रहा उसका डायग्राम कि एक न्यूक्लियस थे, एक यूरेनियम था, रिएक्शन स्टार्ट हो गई,
बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकली। 3 न्यूट्रॉन निकले, उसने 3 और यूरेनियम के साथ रिएक्ट किया, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकली। फिर वो 3 न्यूट्रॉन क्या करने लगे? 3 और यूरेनियम के साथ रिएक्ट करने लगे एंड एनर्जी निकलती ही चली गई। तो ये चेन रिएक्शन का एक डायग्राम था। सो आज की क्लास में हमने न्यूक्लियर फिजन के बारे में और पढ़ा। हमने न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पढ़ा, उससे एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ा एंड अभी हमने चेन रिएक्शन के बारे में समझा। आगे हम न्यूक्लियर फिजन टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे एंड फ्यूजन को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो एंड सारी चीज़ें क्लियर हो। थैंक यू।